जी अस्सलाम वालेकुम। सी पार्ट शुरू करते हैं जी अपनी नॉर्मल क्लास का। ईपीएस की बात हमने शुरू की है जी, ठीक है। कुछ एक बातें इसके अंदर, इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है हमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे होपफुली, ठीक है। अच्छा जी, अर्निंग्स क्या होती हैं? अर्निंग्स क्या होती हैं? लर्निंग आउटकम 1। ये आवाज़ मिस हो रही है ना? आपको तो वैसे ही आनी चाहिए आवाज़ भाई, साथ ही बैठे हो मेरे। ये प्रॉब्लम आ रही है आमिर भाई। अच्छा जी, कह दें किसी को जी, सही नहीं चल रहा। पेज 18 ऑफ बुक ओपन कर लें जी। 18 4 कहाँ गया मेरा? ओके। अच्छा जी बेटा, एक एसी ऑन कर दें। बेटा ठंड लग रही है तो बाहर धूप है, निकल जाएं। अच्छा जी, लर्निंग आउटकम 1 में अर्निंग्स पर शेयर में आपको पता है कि अर्निंग्स फॉर्मूला के अंदर यूज़ होती हैं। अर्निंग्स को हम डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो किताब के अंदर कुछ 2-4 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उनको ज़रा पढ़ लेते हैं। अर्निंग्स होती क्या हैं, ये सब बातें आपको पता हैं, सिर्फ ये निशानदेही करनी थी कि इसको भी आपने पढ़ना है। वैसे मैंने आपके रिवीजन प्लान के अंदर लिख दिया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 एंड 12 आपने पढ़ने हैं, तो ये 1 ही है, ठीक है। ओके। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल, अर्निंग का मतलब क्या है जी? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स यूजुअली मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। पता है आपको इस बात का? ठीक है। अगली बात का भी आपको पता है, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव। अगर आगे आगे मत पढ़ो, मुझे बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो ना हो, आपने रिकॉर्ड ईपीएस की कैलकुलेशन में आपने उसको लेना होता है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो, अनाउंस होगा तो लेना। तो इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव, सच डिविडेंड फॉर द पीरियड नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। ठीक है। तीसरी बात, if preference dividend is non-cumulative, such dividend needs to be taken into account only for the amount of dividend declared। जितना डिक्लेयर हो तो कर ले, ना हो तो नहीं करना। जितना नहीं मतलब वो तो फिक्स ही होता है, डिक्लेयर करेंगे तो ले लेना। ठीक है जी। अगला पॉइंट आप काट दें क्योंकि कंसोलिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आई के अपनी किताब में रख दिया हुआ है, बस ठीक है, इसको छोड़ें, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया था। ठीक है जी। उसके बाद जी, अर्निंग्स फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस आर डेल्ट विद सेपरेटली, ऐसे ही करते हैं। एन ईपीएस फ्रॉम एनी डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन मस्ट ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड, बट दिस डज नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन फेस, इंस्टेड इट मे बी शोन इन नोट्स टू द फाइनल स्टेटमेंट्स। मेरे एक स्टूडेंट ने 2-3 दिन पहले जब यहाँ पे मैं बात करते करते गुजर रहा था, मैंने कहा था कि फेस पे ही शो कर दें, तो उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने लिखा हुआ है किताब के अंदर उसको फेस पे शो नहीं करना। भाई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसको नोट्स में भी शो कर सकते हैं, मे बी शोन इन नोट्स। तो इसका मतलब मे बी शोन ऑन द फेस, फेस पे भी कर सकते हैं और नोट्स में भी कर सकते हैं शो। ठीक है जी। ओके बेटा, सही है। अच्छा, उसके बाद यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस, रीड ऑनली लिख लें, इसको एक बार सिर्फ पढ़ लेना। लिमिटेशंस बहुत मिलती जुलती हैं रेशियो एनालिसिस के साथ, क्योंकि ये भी एक रेशियो एनालिसिस ही है। ठीक है।
हाँ, इसके अंदर डायल्यूटेड ईपीएस वाली एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस में वो कहता है जी, पहले तो उसने तारीफें की ना, ठीक है। ईपीएस इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस। It is a very useful measure when it is used as starting point for a more detailed analysis of an entity's performance। कहता है जी सबसे पहले ईपीएस देखते हैं और फिर हम देखते हैं अच्छा हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स पर शेयर बेहतर है, चलो अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करें ना करें जो भी है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है। लेकिन साथ ही फिर उसने कहा however EPS can have serious limitations। अब इस पे पहली तीन तो वैसे ही आपको पता है, नॉट ऑल एंटिटीज यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये तो रेशो एनालिसिस की भी लिमिटेशन थी। ईपीएस डज नॉट टेक अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, वही सिंपल रेशो की तरह से। और ईपीएस मेजर्स एंड एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी, अगली बात वो कह रहा है जी बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो नहीं देखते, ठीक है ना। अच्छा, अब दो बातें, अगली बात एक डायल्यूटेड ईपीएस की अगली लिमिटेशन है। डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में हमने कहा था कि पोटेंशियल शेयर्स हैं, डर है फ्यूचर में कहीं ये कन्वर्ट हो ना जाए। अब इस डर की बुनियाद पे हम डाइल्यूशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट फ्यूचर वाला नहीं यूज कर रहे होते। दिनों में सवाल आता था ना कि यार प्रॉफिट तो हम करंट वाला यूज कर रहे हैं, फोरकास्ट प्रॉफिट तो यूज नहीं कर रहे, और डाइल्यूशन का इंपैक्ट ले रहे हैं कि अगर ये शेयर सारे के सारे आज इशू हो जाएं तो ये ईपीएस को कहां ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक लिमिटेशन है, क्या कर सकते हैं, डर भी दिखाना है, डाइल्यूट भी करना है, लेकिन हम फोरकास्ट प्रॉफिट की बजाय करंट ईयर का ही प्रॉफिट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेशन है, फ्यूचर प्रॉफिट को कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं वो हमें पता नहीं होता, ठीक है ना। तो डायल्यूटेड ईपीएस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन अर्ली वार्निंग टू इन्वेस्टर दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे फॉल सम टाइम इन द फ्यूचर। हिस्सेदार और आ सकते हैं, ये बता रहे होते हैं हम। डायल्यूटेड ईपीएस मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर इतनी है, लेकिन अगर और शेयर्स इशू हो गए तो ईपीएस गिर जाएगी, ठीक है ना। तो डर ही बता रहे होते हैं ना इन्वेस्टर को, ठीक है। However, diluted EPS is based on current earnings, not forecast earning. This means that it may not be reliable predictor of future EPS. May not be, हो सकता है कि फ्यूचर की अर्निंग्स ऐसे ना हो जैसे हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल एक लिमिटेशन है, करना ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात वो कहता है जी मैनेजमेंट को भी पता है कि ये बड़े काम की रेशो है इन्वेस्टर के लिए, जिसने भी देखना है सबसे पहले ईपीएस को देखना है, तो वो ऐसी हरकतें करेंगे विंडो ड्रेसिंग टाइप जिससे ईपीएस हायर आए, ठीक है। तो बस एक जनरल डिस्कशन है, इसको लिमिटेशन के अंदर अगर डालना हो तो वैसी ही बात लिख सकते हैं कि ईपीएस भी उतनी ही सही है जितनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, जैसे वहां पे क्यों, तो लिमिटेशन वो वाली एज इट इज यहाँ यूज हो सकती है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। बस ये डायल्यूटेड वाला पॉइंट एक एडिशनल था, मैंने बता दिया। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम विद ईपीएस कैन बी द वे दैट इट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड अदर। क्या मतलब, यूजर ऑफन रिलाई ऑन ईपीएस एज द मेन और ओनली मेजर फॉर एंटिटीज परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट नोज दिस एंड ट्राई टू मेक ईपीएस अपीयर एज हाई एज पॉसिबल। तो बहरहाल ये डिस्कशन ही है, इसको कोई यूज नहीं कह सकते कि हम ये लिमिटेशन है। हाँ, ये तो वही वाली लिमिटेशन ही बन गई ना कि ईपीएस उतनी की सही है जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है मैनेजमेंट, ठीक है जी, सही है। क्रिएटिव अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, साइंसदान बनते हैं, क्या करते हैं, दे मे अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द फिगर्स बाय यूजिंग क्रिएटिव अकाउंटिंग, ठीक है ना। क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आप बस फनकारी लगाएंगे, फनकारियां लगाते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, प्रोविजन 5% ले लिया है, क्रिएटिविटी है ना आपकी, किसी भी तरह से आपने प्रॉफिट को हायर दिखाना है ईपीएस हाई शो करने के लिए, ठीक है। चलें, लिमिटेशंस में बहरहाल ये पॉइंट्स भी आपने हाईलाइट कर लेने हैं ऐसे ही, और बस एक बार इनको रीड कर लेना, पॉइंट तो सारा ही रीड ऑनली था, ठीक है। चलूं आगे, ओके। आमिर भाई ये सही नजर आ रहा है कैमरे, मुझे क्यों लग रहा है सही नजर आ रहा है, आपको भी सही नजर आ रहा है, लाइट ऑफ कर दें एक आधी, नहीं सही है, अच्छा जी, ओके। बेसिक एंड डायरेक्टेड ईपीएस बस रीड ऑनली चलते जाएं।
ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने स्टार्ट में ही बता देना था, लेकिन बस नहीं बताया तो फिर मैंने कहा चलो एंड पे ही बता देंगे। ईपीएस का जो स्टैंडर्ड है IS 33, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, IS 33 ने ये कहा कि लिस्टेड पे भी अप्लाई होता हूं और वो जो लिस्टेड होने जा रहे हैं उन पे भी अप्लाई हो जाता हूं इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, जो मतलब वो भी लिस्टेड होने ही वाला है। तो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ये स्टैंडर्ड सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है, पीवीटीज पे अप्लाई नहीं होता, उनको ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ लें इसको। IS 33 applies only to publicly traded entities on those which are about to be publicly traded। ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी क्या होती है? whose shares are traded on stock exchange। तो इस मुश्किल लाइन को आप आसान करके यूं लिख सकते हैं, IS 33 applies only to listed companies। IS 33 applies only to companies listed on stock exchange or are about to be listed on stock exchange। आसानी हो जाएगी आप। ठीक है, ये सारे जुमले को रिप्लेस करके ये लिख लें, IS 33 applies only to companies listed on stock exchange or about to be listed on stock exchange। जरा मुश्किल जुमला लिखा हुआ था ना, ठीक है। अगली बात अब उसने लिख दी है भाई के, अपने क्या करें। When this is the case, वो कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट कंसोलिडेशन अब नहीं है ना सिलेबस में, इसलिए बहरहाल चलो लिखा हुआ है। तो कहता है मोस्ट पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स एज वेल एज इंडिविजुअल। सेपरेट भी बनाते हैं, कंसोलिडेट, IS 8 में थोड़ी सी बात भी की थी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और कंसोलिडेटेड भी बनाते हैं। तो वो कहता है कि अगर ऐसा केस हो तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में ईपीएस कर दो, फिर सेपरेट में करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के पॉइंट उसी बात ज़हन में रख लेना, ठीक है ना। अगर मैंने आपको मिसाल दी थी ना IS 8 में कि पीटीसीएल है और यूफोन है, यूफोन सब्सिडरी है पीटीसीएल की, यूफोन ने अपने अकाउंट्स बनाए, पीटीसीएल ने अपने अकाउंट्स बनाए, पीटीसीएल का बड़ा अकाउंटेंट है, उसने दोनों को मर्ज करके एक अकाउंट बनाया, कंसोलिडेशन से कहते हैं। अब अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस कैलकुलेट कर दे तो फिर इंडिविजुअल में करने की जरूरत नहीं है, यूफोन को या पीटीसीएल को। ये बात लिखी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रख लेना। फॉर एमसीक्यूज बस इसको एक बार पढ़ लिया तो जहन में आ गया कौन सा याद करना, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ शेयर्स अब आपने पढ़ लेना। रीड ओनली के अंदर मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी आपके रिवीजन प्लान के अंदर लिखा हुआ है, जो आपने रीड करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा। ये कम से कम वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो लाजमी हैं, आपने एक बार पढ़ लेनी है। चैप्टर तो एक बार सारे पढ़ा ही दिए हुए मैंने आपको, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर ये कंपैरिजन वाला टेबल बस एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही आपको बातें पता हैं। आप पढ़ के देखेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसका आपको पता ना लग रहा हो, ठीक है। बस एक चीज़ सिर्फ है जिसकी बात शायद नहीं हुई, वो ये है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं के पास ही होते हैं। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड शिविडेंड में प्रेफरेंस मिल जाता है, लोन वाले जो होते हैं रिडीमेबल वाले उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वोट शोट कोई नहीं होता उनका, ठीक है ना। तो वोटिंग राइट्स जो हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। प्रेफरेंस वाले हों चाहे रिडीमेबल, उनके पास वोट नहीं होता कंपनी की डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अगली बात बोनस वाले पॉइंट के अंदर, ये आपने जाकर देखा था कौन से पेज पे ये लिखा हुआ है, बोनस इशू वाली ये बात, ये अल्टरनेटिव नेम्स 430 पेज के ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं। ये इसलिए हाईलाइट कर लो कि कहीं ये ना हो कि सवाल के अंदर लिखा हो स्क्रिप्ट इशू आप फॉलो जी है तो साढ़े सिलेबस ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस सर जी पेपर आ गया था। स्क्रिप्ट इशू मीन्स बोनस इशू, ठीक है। अच्छा जी, पेज 441 किधर है भाई? मेरा आपका नहीं, कहीं पे ना मैंने ऐसे ही कहीं पे लिख लिया था तो मैंने उसी का रेफरेंस दे दिया था। हाँ, राइट साइड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये है पेज 441। हाँ, ये जो पहला सवाल राइट का करवाया था आपको, राइट इशू होने का, तो मैंने कहा था कि बिफोर राइट इशू और आफ्टर राइट इशू के मुश्किल नाम भी हैं, वो नाम भी पता होने चाहिए, ये ना हो पर्चे में ये आ जाए, ठीक है। तो राइट इशू के बाद की प्राइस एक्स राइट प्राइस कहलाती है, ठीक है।
ये थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि याद होगा दानियाल ने कहा था सर ये कैसी प्राइस है, मार्केट वैल्यू और आ रही है, नया शेयर इतने का हम कह रहे हैं मिल गया तो एक एवरेज सी, ये एक ना थियोरेटिकल सी हम प्राइस निकालते हैं, ठीक है ना। बस ये एक ख्याली सी एक प्राइस है, इसकी कोई एक्चुअल में इस तरह से कहानी नहीं होती है कि हमें इतने के शेयर ऑन एवरेज पड़ रहे हैं। मार्केट पता नहीं वो कब खरीदे थे, उनकी मार्केट प्राइस ले लेते हैं पुराने वालों की, नए की इशू प्राइस लेकर एक हम एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है। बस ये एक थ्योरेटिकल सी एक प्राइस है, हमने राइट इशू के लिए इसको कैलकुलेट करना था, इसके बोनस का एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा। और जो बिफोर राइट इशू है उसको एक्चुअल कम राइट प्राइस भी कहते हैं। ये इसलिए बता दिए कि आपको वो मार्केट प्राइस भी सवालों के अंदर दे रहा था और इश्यू प्राइस भी दे रहा था। पर्चे के अंदर लिख दे कंपनी हैज मेड अ राइट इशू, द एक्चुअल कम राइट प्राइस इज 50 रुपए एंड थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज 48 मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो फिर आपको पता तो कि क्या चीज़ है, आपको निकालने की भी शायद जरूरत नहीं होगा, ऐसा कह दे, या किसी एमसीक्यू के अंदर वो आपसे पूछ लेता है थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल दो तो क्या है। तो इसको अपने पास कहीं पे भी लिख लो, जहां राइट इशू का ये पोर्शन चल रहा है ना, ये पेज नंबर 441 पे शुरू हुआ था आई थिंक, ठीक है। इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है एक्चुअल कम राइट प्राइस ओवर थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये क्या है, राइट इशू में बोनस के फ्रैक्शन की बात हो रही है जो हमने निकालना सीखा था, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही ना आप अपने पास किताब पे इस तरह से ये वाली वर्किंग सी कर लें जो आप राइट इशू के लिए करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 के अंदर ही हुई पड़ी होगी, इस तरह से इसको कहीं पे भी निशानी के तौर पे अपने पास किसी भी तरह से लिख लें ताकि आपको बस ये याद रह जाए। जी फिर भी लिख लें अपने हाथ से। ठीक है, जी बच्चों चलूँ आगे। रहने दो। जी इजाज़त है। अच्छा जी, ये मैंने इसलिए अजीब से कलर का लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए है, आप ना ढूंढते रहें कहीं एट। हाँ ये अब मैं मिटाने लगा हूँ। तुसी ना पेज 441 की साइड लभदे रहो। ओके जी, पेज 468 पे आए, ज़रा प्राइस अर्निंग रेशो को भी देख लें। आसान सी बात है, इधर सुने मेरी बात, पहले सुन लें। ईपीएस निकल आई, मार्केट प्राइस शेयर की डिवाइड कर दें उसको ईपीएस से, तो आपके पास प्राइस अर्निंग रेशो आ जाती है। इन्वेस्टर को ये रेशो बड़ी पसंद है, ठीक है ना। ऊपर रखते हैं मार्केट प्राइस को और फिर अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं, टाइम्स में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर ये देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल है, कितनी ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर, कि अगर उसकी मार्केट प्राइस इतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा मार्केट प्राइस बड़ी होगी, ठीक है, ईपीएस की निस्बत, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है। कौन सा पेज बताया मैंने, कहाँ पे है, 468, ये 468 के एंड पे है। अच्छा ये उससे ऊपर ना ये ज़रा रिपीट हो गया, ये लिमिटेशन स्टार्ट के अंदर भी पड़ी हुई थी, इसलिए इसको इतने एरिया को यहाँ से काट दें। ये ज़रा ना ये इधर से उधर दो जगह पे नज़र आ रहा है, स्टार्ट में ही पड़ा है तो यहाँ से काट दें। ये पेज 468 पे जहाँ मैं आया हूँ ना, प्राइस अर्निंग रेशो से ऊपर ये वाला हिस्सा लर्निंग आउटकम 11 वाला यहाँ तक काट दें, प्राइस अर्निंग रेशो से ऊपर, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे और प्राइस अर्निंग रेशो पे आ जाए। सिंपल सी रेशो है, जहन में रख लें, बस जहन में रख लें। सवाल एक दिखा देता हूँ कि दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। ये टॉपिक जो रेशोज इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है और जो ईपीएस वाला टॉपिक है, वो एक सवाल के अंदर क्वेश्चन बैंक के अंदर सवाल है,
सवाल बहुत सिंपल है, सिर्फ एक नज़र सवाल को देखना ही होता है ना। रिवीजन प्लान में इसलिए डाला हुआ है, दिखा भी देता हूँ, वर्बली डिस्कस कर दूंगा आप, ठीक है। तो पता शता सारा कुछ होता है आपको, बस एक डर सा होता है एक चीज़ सामने से ना गुजरी हो, तो एक दफ़ा सवाल वो कर लेंगे। कोई रेशो नई नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नई नहीं है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, सिर्फ एक तरीका होता है जवाब करने का। जैसे रिपोर्ट, मैंने कहा था एक सवाल में रिपोर्ट बना लो, वो कह दे राइट अ रिपोर्ट, आपको जी ये तो हमने सीखा ही नहीं। अब जाहिर है बिजनेस कम्युनिकेशन की तो क्लास है नहीं, रिपोर्ट तो आपने बनानी सीखी हुई है, तो इंटरप्रिटेशन जब सिखा दी गई है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट एक नज़र देख लोगे ना यहाँ पर किसी सवाल में, तो फिर अगर आ जाएगी तो वैसा बना भी दोगे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप सीख लीजिएगा ना, यहाँ पे सवाल में देखेंगे तो। ख़त लिखना नहीं सीखा, बखिदमत जनाब, ना हड्डी ना मांस। अच्छा जी, ओके। प्राइस अर्निंग रेशियो इज अ की स्टॉक मार्केट रेशियो। द पीई रेशियो इज कैलकुलेटेड एज मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। High PE ratio usually indicates that stock exchange expects strong performance from the company in the future. मार्केट प्राइस हायर है ना उसकी, ठीक है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस कंपनी से, भाई जिसकी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, मार्केट प्राइस उसी की ज़्यादा होगी ना। और मार्केट किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मैंने जैसे मिसाल कभी शायद दी ही हो या नहीं दी हो तो आज दे देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर होंडा वाले कहें हम पंखे भी बनाएंगे, अब उन्होंने एक यूनिट लगाना है होंडा फैंस। अब कोई भी बंदा चाहेगा कि हमें उसकी ओनरशिप मिल जाए, क्योंकि उनको पता है ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी, शायद इशुएंस ऑफ शेयर के अंदर ऐसी बात भी की हो, ठीक है ना। तो वो महंगा शेयर खरीदने के ऊपर भी तैयार हो रहे होते हैं। तो जिस कंपनी की मार्केट प्राइस ज़्यादा है उससे एक्सपेक्टेशन भी मार्केट को ज़्यादा होती है, तभी तो उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो को ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। टाइम्स के अंदर हम देख लेते हैं इस चीज़ को, जितनी हायर पीई रेशियो होगी उतना ही हायर उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो हायर पी रेशो वाली कंपनी की तरफ इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, वो कहता है ईपीएस इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन विच दे इन्वेस्ट और माइट पॉसिबली। इन्वेस्टर आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन चेंजेस इन कंपनीज ईपीएस ओवर टाइम। सिर्फ डिस्कशन की बात है, ठीक है। तो अगला रीड ऑनली है, बस इसको याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या है इसका और ये बताती क्या है, ठीक है। ये मैंने रात को निशान लगाए हैं, वैसे ये ना समझिएगा कि ये कोई पहले पढ़ लिया हुआ है, अभी पढ़ने लगे हैं। देख लूँ ज़रा, पेज 469 है जी बुक्स का, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12। ये भी आपके रिवीजन प्लान में मैंने डाला हुआ है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझ लें। अब ईपीएस का स्टैंडर्ड क्या कहता है, ईपीएस के बारे में अर्निंग पर शेयर में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करो, यूज़र को बताओ। तो पहली बात तो वो ये कहता है कि अर्निंग पर शेयर बताओ, ईपीएस जो निकाली है वो बताओ। और अगर ये इसको कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन है अलग अलग, तो अलग अलग बताओ। फेस पे भी अलग कर सकते हो, नोट्स में भी ले जा सकते हो। और अगर एक लॉस आ गया है तो तब भी वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बजाय वो लॉस पर शेयर वो निकालो, उसको भी प्रेजेंट करो। डाइल्यूटेड ईपीएस को भी प्रेजेंट करो। तो कितनी बातें होगी, वो कह रहा है जी ईपीएस निकालो, बेसिक या डाइल्यूटेड वो दिखा दो। ईपीएस निकाली है कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड की अलग अलग, चाहे बेसिक है चाहे डाइल्यूटेड है, वो भी लॉस है तब भी ईपीएस निकाल लो, ठीक है। ये तो हो गई मेन बात कि ईपीएस जितनी किस्म की निकालनी सीखी है वो डिस्क्लोज करो, चाहे तो फेस पे करो चाहे नोट्स में कर दो, बेसिक हो डाइल्यूटेड हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक और डाइल्यूटेड सेम हो। अगर कोई पोटेंशियल शेयर्स नहीं है तो जो बेसिक ईपीएस है वही डाइल्यूटेड है, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर एक ही लाइन में लिख दो बेसिक एंड डाइल्यूटेड, काम चलेगा। पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है ना, एक ही लाइन में, बल्कि पढ़ाता क्या हूँ ये दिखाता हूँ आपको। ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड पर अर्निंग्स पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड इकट्ठी दे दी। पता है क्या वजह है, वजह देखते हैं नोट नंबर 33 में जाकर।
ये आपके काम की ऐसी चीज़ नहीं थी, FAR 2 के लिए थी। बहरहाल आपको काम के बीच में थोड़ी सी चीज़ दिखा देता हूँ। ये जी अर्निंग पर शेयर का उसने 33 नोट कहा था। तो ये देखो डाइल्यूटेड के बारे में क्या कहता है, देयर इज नो डाइल्यूटेड इफेक्ट ऑन द बेसिक EPS एज द कंपनी हैज नो सच कमिटमेंट्स। तो इसलिए बेसिक भी सेम, डाइल्यूटेड भी सेम, अलग अलग लिखने के बजाय एक ही लाइन में लिख दिया था, ये कहा था उसने। अच्छा, अब कहाँ गया, उसी के अंदर अब मैं वो अलग ही रखना चाह रहा हूँ, अभी छेड़ना नहीं चाह रहा। उसकी वजह ये है कि कौन सा चैप्टर था, EPS, पेज नंबर कौन सा था, क्योंकि मैंने दोबारा उधर वापस जाना है। यही है पेज। अच्छा, अब मैंने क्या क्या बातें बताई हैं आपको। एक तो बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS दोनों प्रेजेंट करो। अगर एक सेम ही है तो एक लाइन में भी कर सकते हो, डन। दूसरा, अगर कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूड है तो दोनों को प्रेजेंट करो अलग अलग, ठीक है। फेस पे करो चाहे नोट्स में कर दो अलग अलग, कोई मसला नहीं है। तीसरा, लॉस हो तब भी प्रेजेंट करो। ये तो होगी EPS की बात। देख लिया हमने नेस्ले की पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट से डाउनलोड हो जाती हैं लिस्टेड कंपनीज की, ठीक है। तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने फेस के ऊपर देखा, उन्होंने बेसिक एंड डाइल्यूटेड शो की हुई थी, ठीक है। अब साथ में एडिशनल बात भी स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, वो कहता है ये तो हो गया ठीक, आपने EPS कैसे निकाली। हमने कहा जी वो फॉर्मूला है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला डिवाइड बाय एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो उसने कहा हाँ ये दोनों चीज़ें भी बता दो। क्या मतलब, जो अर्निंग्स यूज हुई EPS में और जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज हुए आपके फॉर्मूला में, वो भी यूजर को ना मेहरबानी करके लिख के बता दो, ठीक है। उन्होंने नेस्ले ने फेस पे कोई नहीं प्रेजेंट किया हुआ था, ऐसा ही है ना, नहीं ना किया हुआ था, फेस पे नहीं किया हुआ था। 33 नोट में आया तो देखो क्या कहते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर में कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑर्डिनरी शेयर्स, शेयर होल्डर्स, यानी उसमें से प्रेफरेंस इरिडीमेबल वाला माइनस हो चुका, तभी ऑर्डिनरी को डिस्ट्रीब्यूटेबल है ना, ठीक है। इतना, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इतने बता दिया उसको, ये रिक्वायरमेंट है, ये डिस्क्लोजर है, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स खत्म। डाइल्यूटेड अर्निंग कोई थी नहीं, अगर होती तो वो भी इसी तरह से हम अलग अलग शो कर देते, ठीक है। अब ये अंग्रेजी पढ़ लेते हैं जाके हम जी। प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, एन एंटिटी शुड प्रेजेंट, ये लाजमी है प्रेजेंट करना, बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS फॉर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। कहता है जी एंटिटी शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में लाजमी प्रेजेंट करें क्या, बेसिक और डाइल्यूटेड। कॉन्टिन्यूइंग की इधर रुक कर इधर देखो, इफ देयर इज, इसको बीच में वाले को छोड़ दो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन की बेसिक और डाइल्यूटेड लाजमी प्रेजेंट करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। पांचों में से कहीं भी कोई चीज लिख दो ना तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है बेसिक और डाइल्यूटेड कॉन्टिन्यूइंग की प्रेजेंट करो, फेस पे करो या नोट्स में कर दो, कोई मसला नहीं, फेस पे बहरहाल करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन द बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी शोन आइदर ऑन द फेस और इन नोट्स, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। फेस पे करो, चाहो तो नोट्स में। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को फेस पे भी शो कर सकते हो, नोट्स में भी शो कर सकते हो। लेकिन पता क्या लगा, पता ये लगा कि बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS कॉन्टिन्यूइंग की भी प्रेजेंट करनी है और बेसिक और डाइल्यूटेड डिसकंटिन्यूड की भी करनी है, ठीक है। द बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज अ नेगेटिव फिगर, यानी लॉस पर शेयर है। ये बातें की हैं हमने, ठीक है। आगे कहता है, ये पढ़ लेते हैं, ये अब अगेन थोड़ी सी बात आउट ऑफ सिलेबस होगी, लेकिन चलो। फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स दिस इज द EPS एंड डाइल्यूटेड EPS एट्रिब्यूटेबल टू, इसको काट ही दें, ऐसे कन्फ्यूज करेगा आपने, ठीक है। काट दें इसको, मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि दो तरफ ओपन हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कंसोलिडेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है ना, कंसोलिडेशन, ठीक है, इसको काट दें पॉइंट। अच्छा, इधर आए, द बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस। हाँ, ये नहीं क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है, एक का एक सामने एक नहीं, पता ही नहीं लग रहा, इक्वल प्रोमिनेंस हो।
फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, ठीक है जी। दीज फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड पे ही दिखाया था अभी आपको, प्रैक्टिकली देख लिया आपने, ठीक है। आगे, if the entity presents a separate statement of profit or loss, EPS and debt should be shown in this statement and not in the statement of comprehensive income। इसको भी छोड़ दें। खैर वो ये कह रहा है अगर एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ, छोड़ क्या दें, देख ही लेते हैं यार। ये इनकम स्टेटमेंट जो है, आपको ये तो पढ़ाया हुआ है ना असल में कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में दो चीजें होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, ये एक सफे पे बनी हुई है, ये एक सफे पे बनी हुई है, और अगला सफा जब आता है इनकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अगले सफे पे अलग बनी हुई है। तो इस बारे में उसने कहा था कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अलग अलग सफों पे है तो फिर ईपीएस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे शो करना, इधर शो करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे शो भी नहीं होगा। और अगर एक ही सफे पे आ रही होती तो फिर जाहिर सी बात है उसी के एंड पे ही मजबूरन आना पड़ता, ठीक है, सही है ना। तो प्रैक्टिकली बात का पता होना चाहिए कि क्या हो रही है, ठीक है। आप पढ़ो, इफ द एंटिटी presents a separate statement of profit or loss, EPS and diluted should be shown in this statement and not in statement of comprehensive income। अब समझ आ गई बात, ठीक है। बहरहाल ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने वैसे ही आपके लिए हाईलाइट कर दी है, ठीक है। कि शुड प्रेजेंट बेसिक और डायल्यूटेड फॉर कंटिन्यूइंग, शुड प्रेजेंट बेसिक एंड डायल्यूटेड फॉर डिसकंटिन्यूइंग, ठीक है जी। इवन इफ नेगेटिव फिगर बेसिक और डायल्यूटेड फिर भी निकालो, हमने निकालना सीखा भी हुआ है, ठीक है, ओके। ये वो लाइन जो मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन के अंदर उन्होंने लिख दी है दोनों चीजें, एक ही लाइन में, एक ही लाइन के अंदर उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक एंड डायल्यूटेड लिखा हुआ है, वो ये लिख रहा था इसके अंदर। इफ डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एट लीस्ट वन पीरियड इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड्स, ठीक है जी। इवन इफ इट इज इक्वल, इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है। वो कहता है एक तो डायल्यूटेड अर्निंग अगर एक साल में आई है तो दूसरे के अंदर भी बता दो, कोई फर्क कोई ये है ही नहीं, बताओ जरूर उसको, ठीक है। अच्छा कहता है इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वन लाइन इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो वो भी देख लिया हमने, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात ये भी नहीं थी। अगेन जितनी को बात इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी, ठीक है, ओके। यहां तक को मसला, ये प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या प्रेजेंट करो, कैसे करो। ईपीएस बेसिक और डायल्यूटेड कंटिन्यूइंग की प्रेजेंट करो, ईपीएस बेसिक डायल्यूटेड डिसकंटिन्यूड की प्रेजेंट करो, लॉस हो तब भी प्रेजेंट करो, कहां करो, फेस पे करो या नोट्स में करो, ये होगी प्रेजेंटेशन। अब और क्या डिस्क्लोज करो, उन्होंने कहा जी IS 33 ऑल्सो रिक्वायर्ड, ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं, IS 33 ऑल्सो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इन अ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 33 नंबर नोट के अंदर देखा था क्या, टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमरेटर अर्निंग फिगर, टोटल अमाउंट यूज्ड इन डिनोमिनेटर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी बताओ, बताया हुआ था नेस्ले वालों ने, देख लिया हमने, ठीक है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट IS 33, ठीक है यार। ये एडिशनल मेजर्स जो हैं, ठीक है, इनको रहने दें, एक नजर इनको रीड ऑनली देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर बता देना मुझे, ठीक है, कल, ओके। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये आसानी इसलिए लगी इनके अंदर क्योंकि हमने प्रैक्टिकली नोट बना हुआ देख लिया, ठीक है ना। तो अगर कोई वो कह दे IS 33 के सवाल में प्रिपेयर अ नोट, तो क्या करोगे, क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट, यूं आप इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स ऐसे बनाकर उसके नीचे लिखोगे बेसिक डाइल्यूटेड, ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर नोट नंबर 1 लिखोगे और नोट 1 में जाकर लिखोगे न्यूमरेटर में इतना प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में इतना वेटेड एवरेज, सब कुछ तो कैलकुलेट हुआ होना है, प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं एक बार में, वैसे ही बड़ी आसानी लगेगी, ठीक है ना। अव्वल तो कहेगा नहीं, ये कहना हो तो इसको अगली बार आपसे FAR2 पूछे, इस बात FAR2 में भी शायद ना पूछ सके वो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, आपके पास आ गया,
ईपीएस, ठीक है। लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तो अगली बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनवाए आपसे, वहाँ पे नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पार्ट हैं आपके सिलेबस का, वहाँ पे आपसे डिस्क्लोजर बनवा ले। तो बनाना तो अभी से आता हो, ठीक है। ओके, अच्छा जी, पास पेपर 1 की एडजस्टमेंट 5 के ऊपर आ जाएं। हाँ जी, मैं 500 तक पहुंच रहे हैं 5। जी पहली बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं ये समझा देता हूँ, वैसे ही ज़रा डर की वजह से समझा रहा हूँ। इसलिए समझ, उम्मीद है आ जाएगा, आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो भी कोई बात नहीं। ये असल में ना IS 10 का कॉन्सेप्ट है, और IS 10 FAR 2 में आपने जाकर पढ़ना है, जो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के साथ डील करता है, ठीक है जी। एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसके लिए आपको FAR 2 के तक तरक्की करनी पड़ेगी इस दफ़ा अच्छे से पढ़ के, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो पूरा तो ये मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, बहरहाल समझा देता हूँ, चाहे तो रट्टा लगा लेना बेशक। वैसे इतनी बात आपको पढ़ाई हुई है कि अगर हम 2016 में खड़े हैं, ठीक है, तो 2017 का जब साल शुरू होगा तो 16 के प्रॉफिट्स उस वक्त जाकर फाइनल होंगे, और 16 के फाइनल प्रॉफिट्स के ऊपर डिविडेंड उस वक्त अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। और हमने ये पढ़ रखा है कि 16 के साल का फाइनल डिविडेंड कभी 16 में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। ऑन 1 फरवरी 17 हम कहाँ मौजूद हैं जी? 31 दिसंबर 16 वाले साल में, और वो क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जनवरी 17, ठीक है, डायरेक्टर्स अनाउंस्ड 20% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस डिविडेंड, बीइंग फाइनल डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड 10% कैश फॉर प्रेफरेंस। अब फाइनल डिविडेंड तो 17 का हो नहीं सकता था, ये कौन सा है? 16 का है, तो इसलिए 16 में ये शेयर्स इशू तो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता कभी। अब IS 10 जो है ना, जब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह बड़े होकर, तो IS 10 इसको कहता है कि जी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जैसे हमने पढ़ रखा है बेसिक नॉलेज का, नॉलेज वही है आपका क्या, 16 का डिविडेंड 16 में फाइनल डिविडेंड 16 में कभी नहीं आना। IS 10 भी यही कहेगा, देखें जी ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। असल में ना IS 10 जो है ना, IS 10 वो उस अरसे को पकड़ता है जिसमें साल एंड हो चुका होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी बन रही होती हैं और यूजर के पास गई नहीं होती हैं, जो मैंने आपको कहा था 3-4 महीने का अरसा होता है, ठीक है ना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, फिर बनने के बाद ऑडिटर आता है, चेक करता है, फाइनल होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद वो फाइनल होके प्रिंट होके जब ऑथराइज करते हैं ना डायरेक्टर्स, उस दिन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथों से निकल जाती हैं। फिर कोई गलती भी पकड़ी जाए ना तो IS 8 लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथों से निकल गई। उससे पहले अगर को हमारे साल की गलती पकड़ी जाए ना, हम 16 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 17 के पहले 2-3 महीने में कोई 16 की गलती पकड़ी जाए, 16 की गलती सही कर लेते हैं, हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट है, ये IS 10 कहता है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्टर्स ने एक बार ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ऑथराइज कर दी, ले जाओ प्रिंटर के पास, इसको प्रिंट कराओ और 21 दिन के नोटिस कार्ड लगा के भेजो उनको, एक बार अगर वो चली गई, हाथों से निकल गई, अब कोई 16 के साल की गलती पकड़ी जाती है तो फिर 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी उनमें रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, IS 8 लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि IS 10 उस अरसे को देखता है, इस अरसे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड हो चुका होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी ऑथराइज नहीं हुई होती फॉर इशुएंस। अब डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज करना है ना, वो जब ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होती हैं तो प्रॉफिट को देखकर ही वो डिविडेंड प्रपोज करते हैं ना। अब उन्होंने डिविडेंड प्रपोज करना है, ये एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है,
लेकिन IAS 10 कहता है ये जो शेयर होल्डर होता है ना, शेयर होल्डर, इसकी नजर ही किस पे होती है? डिविडेंड पे। डिविडेंड, प्रॉफिट में से भी जो बटना है उसको, उससे मकसद है डिविडेंड पे, ठीक है। अब IAS 10 कहता है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन इसको डिस्क्लोज लाजमी करो। इसको पूरा स्टैंडर्ड ये कहता रहेगा आपको कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसको सिर्फ तब डिस्क्लोज करना जब मटेरियल हो, लेकिन डिविडेंड के बारे में एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। IAS 10 की एक्सेप्शन क्या है? 16 का डिविडेंड 16 में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन 16 के डिविडेंड को 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लाइन के तौर पे लिख दो, डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स, आप इसको अप्रूव करें, 17 में मिलेगा आपको। डिस्क्लोजर इज अ मस्ट, ठीक है। अब ये मैंने 1-2 MCQs भी साथ ही डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। एहतियातन एहतियातन यह बात आउट ऑफ सिलेबस थी, लेकिन 1-2 जगह पे आ रही थी, इसलिए मैंने इतनी बात की है, ठीक है ना। अब उसूली तौर पे ये डिविडेंड 16 में नहीं आना। अब जब आप सॉल्यूशन देखते हैं इस सवाल का, तो उसमें ये 10% बोनस इशू नजर भी नहीं आ रहा नए इशू के अंदर। ये बात समझ आती है? बोलो। लेकिन मसला ये है कि जब डिविडेंड अनाउंस हो जाए ना, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या वो बन चुकी है, ठीक है। अब वो बांटना तो पड़ना ही है। तो IAS 10 कहता है कि EPS कैलकुलेट करते हुए सिर्फ EPS के लिए ये 10% बोनस को भी आज ही इंप्लीमेंट कर लो, यानी इसका फ्रैक्शन भी आज ही लगा लो। यूं समझो जैसे ये भी पहले दिन से हमारे साथ चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल के सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ यही काम हुआ था। इधर देखें, यहां पर इशू कोई नहीं किए 10%, ये वो 20% जो पुराने वाला था, पिछले वाला बोनस है। 10% इशू करके इसमें ऐड नहीं किए, इसमें ऐड नहीं किए, ठीक है। बस एक काम कर लिया उन्होंने, ये जो हो जाने हैं अगले साल इशू, इसका फ्रैक्शन इधर लाकर ठीक है ना। यानी ये सारे के सारे कौन से हैं? बिफोर अगले वाला बोनस। तो IAS 10 ने कहा है असल में, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है, वो वाला IAS 10 ये कहता है कि EPS की कैलकुलेशन के लिए, हालांकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन फॉर EPS कैलकुलेशन आप इसको एडजस्टिंग ही लें, आप इसको इंप्लीमेंट कर दें। तो हमने उसका फ्रैक्शन तीनों जगह पे लगा दिया, ठीक है। बहुत ही कम चांस है कि ये बात टेस्ट करेगा। पुराना पास पेपर था उस वक्त जब ICAP ने दिया था ना इस सवाल, उस वक्त IAS 10 भी EPS के साथ ही पढ़ा जाता था FAR 2 के अंदर। फिर EPS निकल के सिर्फ फाइनल में चला गया, फिर फाइनल से आप लोगों के पास आ गया घूम फिर के, ठीक है। तो IAS 10 अभी भी FAR 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, तो मुश्किल है ये बात टेस्ट करे। लेकिन चूंकि किताब के अंदर पढ़ी हुई थी ये बात, तो मेरा दिल था कि चलो एहतियातन डरते डरते डिस्कस कर लेना चाहिए। तो जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई उसको और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कोई, अच्छा आप कोई समझ आ गई वैसे? अच्छा, अब किसी को ये सवाल करना हो तो बस ये अप्लाई कर देना। जिसका दिल ना करे ये सवाल करने को, मैंने चेंज्ड सवाल ऑलरेडी करवा दिया है, सिर्फ आखिरी एडजस्टमेंट उसमें से गायब करके गालिबन एक और चीज डाल दी थी जो कि हमारे सिलेबस की है, ठीक है, ओके। और ये को प्रिंटिंग गलती से वो पुरानी बुक से उठ के इधर आ गया था, इसलिए वो तो था ही नहीं सेकंड, ठीक है, ओके। ठहर जा बेटा, IAS 8 पे भी जाते हैं। क्वेश्चन बैंक को वर्बली डिस्कस करना है, 504 नंबर सफे पे आ जाओ। (504) पेज पे आओ, मिस्टर हमाद। मिस्टर हमाद पानी कोई नहीं है। मिस्टर आमिर आमिर कहने उस्ताद जी बह गए ने, आमिर भी सौ गए। ना आना ना जाना, मंसूर बड़ा नापसंद कर रहा है इस बात को। मंसूर कोई बात नहीं, माजरत। अच्छा जी, अच्छा जी, हमाद साहब हैं जो कि एयरकॉन लिमिटेड के 20 मिलियन शेयर्स के मालिक हैं। वाह जी वाह। He recently received statement of Aircon, fine statements of Aircon for year 31 March 16. Hamad is not sure how the performance of company during the year will affect market value of entities shares.
but he is aware that earning per share statistics are often used by analysts in assessing performance. सुना हुआ है उसने, ठीक है, आपकी सर्विसेज ले लेगा, आप किस लिए. Extracts from these published financial statements and other relevant information are as follows. Income statement है और बैलेंस शीट है. Following information is also relevant. क्या कहता है जी? Share capital of company comprised of one equity of rupees 1 equity shares only. रुपीज़ 1 इक्विटी शेयर ओनली का मतलब क्या है? ये जो शेयर कैपिटल है ये इस तरह से रुपीज़ तो होगा ही नहीं, रुपी होगा, ₹1 ईच. क्या मतलब? मतलब अगर ये 2700 रुपये आ रहे हैं तो ये 2700 शेयर्स भी हैं. ठीक है ना? ये बात समझ आई कि नहीं? इस सवाल में करवा नहीं रहा, टेंशन ना लो, करना आप नहीं है, ये आपके देखो 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 ये देखो रिवीजन प्लान में क्वेश्चन बैंक 1 लिखा हुआ है, आपने खुद करना है. मैंने देख लिया है, कोई मसला नहीं होगा इसमें, इसलिए मैंने कहा खुद करना है. जिस किसी चीज़ में मसला देखा है वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, ओके. लेकिन फिर भी एक दफ़ा अपने साथ पढ़ाना चाह रहा था. ऑन 1 October कंपनी मेड अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, 2 shares for every 1 share held at a price of 5.94 and paid issue cost. सुभान अल्लाह, इशू कॉस्ट इसकी एंट्री सिखाई हुई है, ज़रा याद करके बताओ. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के टॉपिक में नहीं याद, मैं करवाता हूँ. एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट लिखा था, फिर मैंने कहा था अकाउंटेंट्स कहते हैं ये एक्सपेंस में मत डालो, ये इक्विटी में ही डाल दो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री होती है इक्विटी की, और चाहो तो शेयर प्रीमियम से भी ये एंट्री कर सकते हो. वैसे शेयर प्रीमियम आ रहा है, दोनों तरफ से हो सकती है, कोई मसला नहीं है. आप जो भी कर दोगे, मैंने बार बार कहा था उस टॉपिक में, ठीक है, आपने कहा है कि दोनों तरह से नंबर आपको बच्चे को दे दीजिएंगे, दोनों एंट्री से ठीक है, ठीक है. अच्छा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाज 6.3. ये एक्चुअल कम राइट प्राइस है और ये इशू प्राइस है, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस अभी निकालनी होगी. राइट इशू है, कोई मसला नहीं मसला. नो अदर चेंजेस टुक प्लेस इन इक्विटी कैपिटल ऑफ एयरकॉन. कंप्यूट ईपीएस फॉर द ईयर एंड कंपैरेटिव फिगर, यानी पिछले साल की भी ईपीएस निकालो, ठीक है. विच विल बी इंक्लूडेड इन पब्लिश्ड. अल्लाह के बंदो, पब्लिक आपको खुद यहाँ पे निकाल के देनी चाहिए थी. पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने भी ना देखो एक्सट्रैक्ट्स ही शो कर दिया हमारी मुसीबत के लिए, वरना तो ईपीएस सामने नजर आनी चाहिए. लिस्टेड कंपनी है, चलें खैर, ईपीएस निकालनी है आपने. उसके बाद कहता है यूजिंग द एक्सट्रैक्ट्स यू हैव प्रिपेयर्ड. क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ? कंप्यूट ईपीएस एंड कंपैरेटिव दैट विल बी इंक्लूड पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स यू हैव प्रोवाइडेड राइट अ रिपोर्ट टू हमाद identifying the key factors which lead to change in EPS of Aircon since last year, or comment on relevance of EPS statistic to shareholder. ठीक है. अब इसके अंदर उसने क्या किया, एक तो आपका नॉर्मल वाला काम अर्निंग पर शेयर, ये तो आप लेफ्ट हैंड से निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है सवाल में, ठीक है. उसके बाद रीस्टेटेड भी आपने दोनों तरीकों से निकालनी आती है, नंबर ऑफ शेयर्स को भी करना आता है, और पिछले साल की ईपीएस अगर निकल आए तो उस पर भी आप फ्रैक्शन लगा सकते हैं, और है सिर्फ राइट इशू ही, ये बड़ी आसानी थी, ठीक है. ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इसने कुछ और रेशोज की बातें भी कर दी. अब नंबर्स को देखते हुए जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिटर्न कैपिटल, कुछ रेशोज कैलकुलेट करके वो इसने कमेंट्स में यूज़ किए हैं. और कमेंट्स वो जो आपको वैसे ही याद हैं, ज़रा चेक करो. रेवेन्यू इंक्रीज बाय 2700, 15% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. ये आपको आज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपने देख लिया, ठीक है. जीपी रेशो फेल फ्रॉम 40% to 37, while net profit factor responsible for decline might be due to inability of entity to maintain good profit. The more funds realized from right issue did not lead to any significant increase in share capital. It is hoped that वो असल में कह रहा है जी, मेरे ख्याल में जो भी नए शेयर्स आए हैं शायद वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने ज़्यादा डाल दिए हैं. तो ये सवाल के अंदर कुछ आपने 2-2, 3-3 कमेंट्स आसान लिख देने होंगे, ठीक है ना. ऐसा हो भी सकता है इकट्ठा कर दे, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी इकट्ठा हो सकता है सवाल, ठीक है. तो वो देख लूँगा मैं, कोई सवाल आपको एक्स्ट्रा देना हुआ तो.
इससे भी बेहतर, लेकिन ये अच्छा सवाल। रिपोर्ट क्या है यार, रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में क्या है? आप लोग कहते हैं रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में क्या है? देखो रिपोर्ट लिखी है टू हमाद फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डेट, बस। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आगे वही बातें जो आपने सवाल में लिखनी है यार, वही लिखी हुई है यार। उसमें क्या है यार? साइंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब क्या है यार इसके अंदर, कौन सी साइंस है ऐसी जिसको मुझे नहीं समझ आती आप लोगों की? ठीक है ना, मायूस करते हैं कभी कभी आप। MCQ 20 का सोल्यूशन सही करना है, कोई गड़बड़ देखी थी मैंने उसमें। MCQ 20 किसी बच्चे ने किया, किसी को तौफीक हुई? चलो सोल्यूशन नहीं देखना, पहले हम खुद सोल्यूशन बनाते हैं इसका ना जी। पेज नंबर है जी 512। EPS का एक MCQ है। AC चलना है, बंद करना है? ऊपर कर दे यार AC, बंद नहीं करना। क्यों बोल रहे हो यार? Which of the following need not to be adjusted in profit after tax for calculation? अच्छा, ये जो नॉट वाले होते हैं ना, इनमें ना एक काम किया करो, पहले नॉट को ना देखा करो, बड़ा परेशान करता है। मैंने 2-3 MCQs में आज देखा इसी तरह से, IAS 16 के जो MCQs जहाँ किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखवाए थे, मैंने जाके देखा उसमें मसला और कोई नहीं सिवाय नॉट के। ठीक है ना, अब हम नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी एडजस्टेड इन पैट? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एडजस्ट करना होता है, वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसको तो एडजस्ट नहीं करना होता। इररिडीमेबल का एडजस्ट करना होता है, यस इसको एडजस्ट करना होता है। ऑर्डिनरी डिविडेंड एडजस्ट करते हैं पैट में से। फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS, क्या पैट में से डिविडेंड माइनस करते हो? मैंने कहा था फिर तो वो EPS ना रही, वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर हो गई। नहीं है, इसको हमने नहीं एडजस्ट करना होता। और ऑर्डिनरी इंटरिम भी डिविडेंड्स को थोड़ा ही माइनस करते हैं, हम तो पैट लेते हैं सिर्फ इरिडीमेबल वाला माइनस करके। अब जरा नॉट को मिटाकर देखते हैं पूछ क्या रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एडजस्टेड? अच्छा, रिडीमेबल को नहीं करना एडजस्ट, क्या कह रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एडजस्टेड? नहीं जी, A को भी नहीं एडजस्ट करना, C को भी नहीं एडजस्ट करना, D को भी नहीं एडजस्ट करना, सिर्फ एक B को एडजस्ट करना है। ये है सही सोल्यूशन इसका। अच्छा सॉरी, एक मिनट। EPS की कैलकुलेशन में किसको एडजस्ट नहीं करना? उसको तो करना है ना बेटा। तो इररिडीमेबल ही है ना। एक मिनट रुक जाएं, सब सब्र करें, एक मिनट ठंडा सांस लें सारे से। मैं भी, अच्छा हाथ भी सीधे कर। अब सुने प्लीज, सब चुप कर जाएं, सुने। इनमें से कौन सा है जिसको पैट में एडजस्ट नहीं करना EPS के लिए? क्या इररिडीमेबल को एडजस्ट नहीं करना पैट में? माइनस करते हैं ना, तो फिर ये तो टिक होगा, ये तो सही है जो एडजस्ट होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? ये मैंने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी इस साइड पे, ये मैंने सही बात बताई है। इसने एडजस्ट होना है, 3 ने एडजस्ट नहीं होना। ये मैंने करने के बाद कहा अब सवाल पढ़ो। सवाल कहता है कौन सा इनमें से एडजस्ट नहीं होता? हमने कहा कोई एक नहीं है, 3 है जिन्होंने एडजस्ट नहीं होना। A भी नहीं होता, C भी नहीं होता, D भी नहीं होता जी। ये तीनों ही सोल्यूशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग उसने नहीं लिखा था, वैसे भी उसने विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, सोल्यूशन को जस्टिफाई नहीं करने लग जाते, अपने कॉन्सेप्ट पे आ करते हैं। सोल्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ A,
सिर्फ कह रहा है जी ए को एडजस्ट नहीं करते, मतलब वो डिविडेंड्स को एडजस्ट करवा रहे हैं, हालांकि ईपीएस के अंदर हम डिविडेंड को माइनस नहीं करते ऑर्डिनरी वाले को, सिर्फ इरेडिमल वाले को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन को आप सही कर लो, ये ए भी है, बी भी है, और बी नहीं है, बी नहीं है, अच्छा देख लो वो जोन से 3 थे, ए है, सी है और डी है, ठीक है, इसको सही कर लें। इसलिए कहा था नॉट के बगैर। ओके अच्छा जी, अब एक बड़ी ही प्यारी एग्जांपल है, वो इसलिए मैं आपको सामने ला रहा हूं आपके, कि जैसा सवाल आपने किया था ना डाइल्यूटेड ईपीएस वाला, उसकी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, ठीक है, आपने वो अच्छा सवाल किया हो उससे भी, ठीक है। अब वो मैंने कहीं किताब के अंदर ही डाली थी, नोट्स में ही डाली, तो आप सबके पास ICAP की स्टडी टेक्स्ट तो होती ही है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, मोबाइल में आ जाती है, वरना अभी सामने सवाल करूंगा, पिक्चर खींच लेना। ये एक सवाल आपने एडिशनल करना है। ICAP की स्टडी टेक्स्ट का पेज 261 है, जिस पे एग्जाम्पल नंबर 18 है, मैं आपको दिखाता हूँ। किधर गई ICAP की स्टडी टेक्स्ट? 261 मारे गए। अर्निंग पर शेयर शुरू हुआ, और ये जी ओलंपिक्स लिमिटेड एक एग्जाम्पल है ICAP की स्टडी टेक्स्ट में, पेज नंबर 261 पे। क्वेश्चन जरा वैसे ही पढ़ लें एक नजर। Following information related to Olympics Limited for the year ended 31 December: number of ordinary shares in issue, reported earnings, average market price. Potential ordinary shares में options हैं 1000, 1 million, 7% convertible preference shares of ₹10 है, 4% convertible bonds हैं 5 million. Tax rate 30% है। Each preference share is convertible into इतने इतने, each bond is convertible into, सारा कुछ लिखा हुआ है। Calculate basic and diluted EPS। इसको पिक्चर ले लें, इसकी आसान ही है लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। और पेज 261 है ICAP स्टडी टेक्स्ट का, आपके पास जो पड़ी होगी स्टडी टेक्स्ट कहीं पे सोर्स में, उससे देख लेना। मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम। मैं इसीलिए रुका हूँ कि आप तस्वीरें ले लें, क्योंकि आप लोगों ने डाउनलोड भी नहीं की होगी मेरे ख्याल से स्टडी टेक्स्ट, हालांकि मैंने कहा था कि आपने ये पढ़ के आना है। नहीं फिर भी बेटा एक किताब होनी चाहिए आपके पास, ताकि चेक तो हो उस्ताद के ऊपर भी। अच्छा जी, अच्छा सुनिए, अब 261 पेज है, वो लिख लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं वीरम नहीं। अब ये देखें, इसके सोल्यूशन को देख लें। सबसे पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही किया था हमने उस सवाल में, ठीक हो गया। उसके बाद फिर रैंकिंग की थी, रैंकिंग में हमने चेंज इन न्यूमरेटर और चेंज इन डिनोमिनेटर लेकर इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाली। जो सबसे लोअर था वो नंबर 1, वही काम हुआ पड़े। सबसे लोअर नील आई है तो 1 पे, 2.3 है नंबर 3 पे है, 0.14 है नंबर 2 पे। रैंकिंग की थी। उसके बाद ये ईपीएस ऐसे निकाली थी हमने, बेसिक ईपीएस पहले निकालने के बाद वो लिख ली, फिर ऐड किया ऑप्शन, फिर डाइल्यूटिव, और जहां पे ऊपर चला गया हमने कहा नहीं 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 इसको छोड़ दो, असल में उसको कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव। तो जब कोई ऑप्शन, जब कोई कन्वर्टेबल शेयर, इंसान बन जाए यार, ठीक है, जब कोई ऑप्शन कन्वर्टेबल शेयर यानी पोटेंशियल शेयर जो है वो आपकी ईपीएस को बढ़ा दे, कम करने वाले ने कम किया था, इसने आके बढ़ा दिया, हम कहेंगे जी ये एंटी डाइल्यूटिव है, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो, हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस ये निकल चुकी है, ठीक है। ओके, पासेपर 1, क्वेश्चन बैंक 1, एग्जाम्पल 18 मैंने देख ली। 4 MCQ जरा देख लें, आइए सेट करके ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये अर्निंग पर शेयर का MCQ पहले देख लेना, फिर आखिर में तस्वीर बनाना। पता नहीं MCQ वैसे मैंने कौन कौन से कहे हैं, 2, 4, 19 और 20 भी है ना, वो तो हो गया, 2, 4, 19 और 20। जाकल्ला भाई बात सुने, इधर आए।
नवा गिलास रखने की जगह ही को नहीं बची। अच्छा जी, MCQ 2 में क्या मुसीबत थी देखें तो, ज़ाहरा लिमिटेड बेसिक EPS फॉर द ईयर, बातें मत करें यार, was 6 per share. Which of the following issue during the year ended 30 June X2 would result in restated comparative EPS of more than 6? ध्यान से पढ़ो और जवाब दो मुझे। तो सोल्यूशन देखे ना, पेज नंबर है जी 509, MCQ नंबर 2 है। ध्यान से पढ़ो। अभी डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव वाली बात भी थोड़ी सी की, देखो जरा इसको। सवाल भी पढ़ लो यार, अब पढ़ लिए नाम तुमने। बेसिक EPS 6 पर शेयर है, ठीक है। डाइल्यूटिव EPS का मतलब होना चाहिए 6 से नीचे नीचे, ठीक है। और इसने पूछ लिया है मोर देन 6, तो मतलब कौन सी चीज एंटी डाइल्यूट कर रही होगी, इसको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहता है राइट इशू, बोनस इशू, स्प्लिट, कंसोलिडेशन। बोनस इशू में 1 रुपया नहीं आता, ठीक है, 1 रुपया नहीं आता। शेयर स्प्लिट में 1 रुपया नहीं आता, शेयर्स बढ़ जाते हैं दोनों सूरतों में। ये तो डाइल्यूटिव है। राइट इशू के अंदर कुछ पैसे आते हैं लेकिन कुछ मुफ्ता भी होता है, तो पैसों को हम साइड पे करके सिर्फ मुफ्ता देखते हैं तो वो भी डाइल्यूटिव है। उसमें भी बॉटम में शेयर्स आते हैं डिनोमिनेटर पे, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं आता उन मुफ्त शेयर्स का। कंसोलिडेशन में होता क्या है, 2 शेयर्स कम होके 1 बन जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, नेगेटिव। नंबर ऑफ शेयर्स के डिनोमिनेटर के कम होने से रेशो बढ़ जाएगी। तो फिर डी ऑप्शन जो है वो एंटी डाइल्यूटिव था। उसने बड़ी फन एंटी डाइल्यूटिव पूछा था आपसे, ठीक है। आपने पढ़ा डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव ये सब डाइल्यूट कर देते हैं, सब डाइल्यूट करते, सब डाइल्यूट कर देते हैं ना भाई ना। वो कह रहा है कि क्या चीज मोर देन 6 पे ले जाएगी, ठीक है, रीस्टेट करके बेसिक EPS को। बेसिक EPS निकालने के बाद ही डाइल्यूटिव के अंदर जब जाते हैं तो वो रीस्टेट हो, चेंज हो जाती है ना। तो क्या चीज उसको मोर देन 6 पे ले जाएगी भाई? राइट इशू में भी मोर देन 6 नहीं होगा भाई। राइट इशू में डिनोमिनेटर में पड़ेंगे शेयर्स, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर बढ़ा तो शेयर रेशो कम हुई, ये डाइल्यूटिव है। बोनस इशू में डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़ गए, 1 रुपया नहीं आया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो कम, डाइल्यूटिव है। मोर देन 6 नहीं, ये नीचे खींचेगा 6 से, ठीक है। स्प्लिट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़े, ऊपर 1 रुपया नहीं आया, ये भी नीचे खींचेगा, 6 से नीचे आएगा। अब आया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में भी रुपया पैसा तो कोई नहीं आया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ही कम हो गए। जब नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में कम होंगे तो रेशो बढ़ जाएगी। तो ये एंटी डाइल्यूटिव, ये इसका कमाल था MCQ नंबर 2 का, ठीक है जी। जरा आंसर देख लें। अच्छा, और कौन सा है? 4 में अब क्या है देखना पड़ेगा मुझे भी, रात को क्या नजर आ रहा था। ये IAS 33 की EPS किसके जिम्मे था बताना? EPS किसके जिम्मे लगाया था मैंने? ये तुम्हें EPS ये समझ आ गया था MCQ? ये तुमसे मैंने पहले पूछना था।
इसलिए आप लोगों के जिम्मे लगा के भी मैं सारा कुछ देख रहा हूं, तो मुझे पता है। तो सोल्यूशन सामने रख के देखोगे तो समझ आ ही जाना है। चलो चलो जल्दी करो बस, चलो ईपीएस करके ब्रेक करते हैं, ठीक है। Many analysts believe that trend of earnings per share is a more reliable indicator of underlying performance than the trend of net profit. Which of the following statements support this view? वो कहता है जी ईपीएस ज्यादा बेहतर है प्रॉफिट से, क्यों? देखो ना, प्रॉफिट के अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं ना है। प्रॉफिट ने तो ये नहीं बताना कि इनमें कितनी नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी ग्रोथ आई हो, तो जस्ट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना। जरा पढ़ते हैं क्या कहता है वो। कहता है जी नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बट ईपीएस कैन नॉट बी। ये तो कोई बात नहीं, और जब नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो गया तो ईपीएस ही मैनिपुलेट हो जाएगी, ये क्या बात है? ये तो गलत है, ये तो करेक्ट नहीं है। बात समझे हो? ये तो ऐसे उन्होंने चवली मारी है। देखो ना वो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है जी एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ईपीएस प्रॉफिट से ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है परफॉर्मेंस का, क्यों? कहने लगे क्योंकि जी नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो जाता है, ईपीएस नहीं होती। अल्लाह के बंदो, ईपीएस किससे निकलनी है? नेट में। तो अगर नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो गया है तो फिर उससे ईपीएस ही मैनिपुलेट हो जानी है, तो ये तो गलत है। ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश वेयर एज नेट प्रॉफिट। हाँ ये सही कह रहा है। नेट प्रॉफिट में सिर्फ नेट प्रॉफिट है, लेकिन ईपीएस में हम क्या डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज शेयर्स में डालते हैं नए शेयर्स को, ठीक है। वो कह रहा है कि जी ये ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस को तो यही देख रहे हैं ना कि नए शेयर्स भी आए तो परफॉर्मेंस को कितना बूस्ट मिला, ठीक है ना। तो ये सही लग रही है मुझे, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। कहता है जी क्यों बेहतर इंडिकेटर है? द डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड। नहीं भाई, किसने कहा भाई? फ्यूचर को कौन प्रिडिक्ट कर रहा है? ईपीएस तो हमने पास्ट प्रॉफिट की निकाली है, वो तो डायल्यूशन में भी हमने वही प्रॉफिट यूज कर लिया था, ठीक है। ये भी सही नहीं। लास्ट है कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफेक्ट। कंपैरेटिव ईपीएस रीस्टेट हो जाती है, कहता है जी जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हिट करे। तो ये कौन सी, इसमें ईपीएस ने क्या किया? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो ईपीएस क्या करती है? ईपीएस अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने से क्या रीस्टेट होती है? नहीं, उसके तो अपनी रीस्टेटमेंट के तरीकेकार थे। तो भाई ये बी ही मेरे ख्याल में सही बचता था, ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही थे। 19 भी देख लो क्या है उसमें। ये तो सुबह आते हुए मुझे लगा इसमें कोई मसला है। मंशा लिमिटेड हैड 1 लाख शेयर्स इन इशू इक्विटी शेयर्स। बातें मत करें यार, और यार बातें मत करो यार, कैसे समझाना पड़ेगा यार तुम लोगों को, एक एक को बार बार बोलना पड़ता है। मंशा लिमिटेड हैड 100,000 इक्विटी शेयर्स इन इशू। वो मैं भी ठीक है ना, बस कहते हो तो 15 मिनट में क्लास सारी खत्म कर देते हैं। कल भी नहीं बुलाऊंगा, सुकून मारो, घर बैठो, गपशप लगाओ। यस सर वाले तुम तो कल से नहीं आ सकते मेरी क्लास में, ठीक है। एक तो निकल गया, बाकियों को भी इंशाल्लाह अभी मैं क्लास का कैमरा बंद करके ना तो छांटी कर लेते हैं, ठीक है। खास कम जहां पाक, पैसे लेके निकल जाओ। मंशा लिमिटेड हैड 100,000 इक्विटी शेयर्स in issue on Yakam January. On Yakam July, it issued 20,000 new shares by way of a 1-for-5 bonus issue. जी, दौराने साल बोनस इशू हुआ है। On Yakam October, it issued 28,000 shares for cash at full market price. What is weighted average number of shares for calculation of basic EPS? हाँ भाई निकालें, मैंने कोशिश तो की थी यहाँ की निकालने। चलो एक छोटा सा शॉर्टकट बताना है ना, इसलिए ये एमसीक्यू मैंने हाईलाइट किया हुआ। अच्छा तो देखो मिलके करते हैं। ओपनिंग, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। यकम जनवरी पर ओपनिंग, हाँ लिख देता हूं 1 लाख। उसके बाद बोनस इशू किस दिन हुआ है जी? यकम जुलाई को। बोनस है जी 1-for-5।
हर 5 वाले को 1, ठीक है जी। कितने बनते हैं? 20,000। ओके, 120,000। ऊपर वाले 100 पर 6/12, ठीक हो गया जी। आगे बढ़े तो यकम अक्टूबर को क्या हुआ? मार्केट प्राइस इशू है यकम अक्टूबर पे, न्यू इशूड, ठीक है जी। मार्केट प्राइस पर कितने? 28,000 शेयर ही बता दिए उसने। चलो अच्छा हो गया, 148,000। अब 1,20,000 पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर इन पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन बोनस इशू आया है? बोनस इशू बिफोर न्यू लिख लेते थे ना, मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट ही कर दिया जी। हर 5 वाले को 1, तो 5, 1 और 6 ये बनता है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें तो बोनस भी पड़ा है, न्यू तो वैसे ही, न्यू को तो छेड़ना ही नहीं है, लेकिन इसमें भी, अच्छा इसमें भी बोनस पड़ा है। मसला फिर किसमें है? ओ, ये 1,00,000 बिफोर बोनस है, इसे आफ्टर बोनस करना है हमने। ये 5 पे पड़ा है, इसे 6 पे लेकर जाना है हमने, 6/5, ठीक है। अच्छा, अब जरा आंसर निकालें जल्दी से। ये कितना? 37,000। टोटल क्या आ गया? अच्छा अब इधर देखो भाई, एक बात सुन लो सारे, अब इधर देख लो प्लीज। 127 है, देखना जरा सब। 1,00,000 ओपनिंग थे, 20,000 हमने खरीद बोनस इशू किया, लेकिन इसके बारे में तो अज्यूम किया जाता है कि जैसे हमेशा से ये हैं, फ्रैक्शन ही मत लगाओ। और 28,000 कब इशू किए? यकम अक्टूबर को, 3/12 करो, जरा आंसर निकालना। ये मतलब हमने वही आंसर फिर भी निकाल लिया। ये क्या हुआ असल में? इधर देखें, जब हम देखें प्लीज, जब हम ये 6/5 करते हैं ना, तो ये वही तो काम कर रहे हैं कि जैसे ये बोनस हमेशा से पड़ा हुआ है। अब वैसे तो बोनस इशू यकम जुलाई को ले रहे हैं हम, लेकिन ये जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाकर ये कहते थे ना कि ये शुरू से चला आ रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन उल्टाकर लिखते थे तो इससे वो शुरू पर चला जाता था ना, तो इसका मतलब इस पे कोई फ्रैक्शन नहीं होता था, ठीक है ना। तो एक शॉर्टकट भी है, अगर एमसीक्यू के अंदर इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते थे? आप सिंपली ये वर्किंग करके भी 127 निकाल सकते थे, ठीक है। ओके, चले, तस्वीर बनानी है जी सब पे, जिन सब चीज़ों को हम अज्यूम करते हैं कि साल के पहले दिन से है, वो राइट भी है, वो कंसोलिडेशन भी है, वो स्प्लिट भी है सब पे। ठीक है जी, अच्छा सुने जी, इधर मैंने IS 8 करवाना है अभी, और IS 1 को फिलहाल कल पे डिले किया है, और IS 16 शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। अब एक क्लास थोड़ी सी लंबी करनी है एडवांस में, इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको मसले मसाइल हों वो अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी करेंगे हम, 5:15 से 6:30 तक आखिरी क्लास कर लेते हैं, जितना पढ़ा गया इफेक्टिवली, ठीक है। कोई ख़त्म तो करना नहीं, वैसे भी कल मिलना ही है, ठीक है। तो मैं रात को फिर मज़ीद मैसेज, वैसे ये टाइम तो है ही टेंटेटिवली, लेकिन सुबह ही क्लास में आपको मैं ज़्यादा एग्जैक्ट असल में पता नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आज मैंने बहुत कुछ कर लेना था,
ठीक है। मैं तो IS 23 का सवाल भी बच्चे कह रहे थे ग्रेनाइट वाला करवाना है, मैं तो वो भी करवाने का सोच के आया हुआ हूँ। पता नहीं क्या कुछ सोच के आया हुआ था, लेकिन आप लोगों की कुछ वैसे हरकतें जो चल रही होती हैं वो, और कुछ आपको बहरहाल मेरे अंदाजे के मुताबिक जी 10 मिनट में समझा लूँगा, वो आपको कभी कभी 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट। तो कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है आपको समझाने के लिए आया हूँ चीज़ों को, तो अगर आपको समझ आती रहे चीज़ें तो 5:15 तक काफ़ी ब्रेक है, तकरीबन कोई 10 और 15-25 मिनट की ब्रेक है। उसके बाद फिर 1 घंटा 15-20 मिनट चुप करके बैठ के पढ़ना है, कि किसी के साह भी निकले ना फिर देखना, ठीक है। तो भाई C पार्ट को क्लोज करते हैं, थोड़ी देर में D पार्ट शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।